हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कवर किया जा रहा है, जिसमें आपका टॉपिक 4 आता है पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के संदर्भ में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत एक रूपरेखा को जान लेते हैं कि इसमें किस तरीके की रूपरेखा के तहत ही आपका टॉपिक कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें प्रदूषण के बारे में बताया जाएगा कि प्रदूषण क्या होते हैं, प्रदूषण के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। फिर प्रत्येक प्रदूषण के संदर्भ में आएगा, जैसे वायु प्रदूषण, जिसकी परिभाषा, प्रकार, प्रभाव, रोकथाम के उपाय और सरकार के द्वारा क्या पहल की गई हैं प्रदूषण के निदान के लिए, इसके संदर्भ में पढ़ा जाएगा। ऐसे ही आपका जल प्रदूषण होगा, जिसमें इन 5 टॉपिक को कवर किया जाएगा। समुद्र प्रदूषण में भी इन 5 टॉपिक को कवर करेगा। ध्वनि प्रदूषण में भी, रेडियो एक्टिव प्रदूषण में, ताप प्रदूषण में, ठोस अपशिष्ट, ई अपशिष्ट और प्लास्टिक प्रदूषण में, जितने तरीके के प्रदूषण हैं इन सब में परिभाषा, प्रकार और प्रभाव और रोकथाम के उपाय तथा सरकार की पहल के संदर्भ में इन सभी को देखा जाएगा। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रदूषण से, उन प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा और कुछ प्रैक्टिस भी कुछ प्रश्नों की जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है प्रदूषण के संदर्भ में। एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस तरीके से ये आपका है, तो इसको एक एक करके आपको कवर किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, आपको इस तरीके से आपको एक स्ट्रेटजी के तौर पर फॉलो किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर पर्यावरणीय प्रदूषण होते क्या है, मतलब कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण देखा जाए तो जैसे कि तीव्र नगरीकरण होने, औद्योगिक क्रांति होने, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। किस किस से बढ़ता है? तीव्र नगरीकरण से, औद्योगिक क्रांति से, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता है। अब प्रदूषण के संदर्भ में जाना जाए तो प्रदूषण आखिर होता क्या है। प्रदूषण जो है पर्यावरण के अजैविक घटक, जिसमें वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक अभिलक्षण में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। मतलब कि जो आपके अजैविक घटक कौन कौन से हैं? वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक अभिलक्षणों में होने वाला जो एक अवांछनीय परिवर्तन है, जो जीवन तथा जीवन आधारित तंत्रों को नकारात्मक प्रभाव डालता है, वह प्रदूषण कहलाता है। तो ये डेफिनेशन के तौर पर है। चलिए तो जानते हैं प्रदूषक के बारे में कि पॉल्यूटेंट किस तरीके के होते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं। पॉल्यूटेंट के आधार पर देखा जाए तो इसमें 4 तरीके से इनको विभाजित किया गया है। पॉल्यूटेंट जो होते हैं वह पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न वाले पदार्थ, जैसे कि जैविक अथवा अजैविक या ऊर्जा, जिसमें ऊष्मा, ध्वनि, रेडियो एक्टिविटी के किसी भी स्वरूप को प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषक किसे कहा जाता है? वे पदार्थ जो प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। वो आपके जैविक व अजैविक रूप में भी हो सकते हैं और ऊर्जा के रूप में, जिसमें ऊष्मा, ध्वनि और रेडियो एक्टिविटी किसी भी रूप में हो, तो इस संदर्भ में ये प्रदूषक के आते हैं। प्रदूषक के 4 प्रकार में आता है। पहला कि उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक, दूसरा आता है अवस्था के आधार पर, तीसरा स्वरूप के आधार पर और चौथा आता है निस्तारण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक को देखा जाए तो इसमें 2 तरीके का होता है, एक प्राकृतिक प्रदूषक, एक मानवजनित प्रदूषक। प्राकृतिक प्रदूषक में प्रकृति अपनी साइबरनेटिक्स और होम्योस्टेटिक क्षमता के कारण प्राकृतिक कारणों में जो उत्पन्न परिवर्तनों को आत्मसात कर लेती है। मतलब कि जो उसमें परिवर्तन होते हैं प्रदूषक के संदर्भ में, उसको अपने आप में ग्रहण कर लेती है। और मानवजनित परिवर्तनों के कारण पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण जो होता है वह एक इन्वर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय पद्धति के अनुसार ये प्रक्रिया चलती है। ये जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता है, तो इसमें यह प्राकृतिक और मानवजनित प्रदूषक के संदर्भ में आता है। अब आता है अवस्था या स्टेट के आधार पर इसे किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो इसे 3 तरीके से विभाजित किया गया है। एक आता है ठोस कणकीय प्रदूषक, दूसरा तरल प्रदूषक, तीसरा आता है गैसीय प्रदूषक। ठोस कणकीय प्रदूषण आते हैं जैसे कि धूल कण, एरोसोल, उद्योगों के जो अपशिष्ट निकलते हैं, जैसे सीसा, पारा, एस्बेस्टस आदि के जो कण होते हैं, तो ये ठोस कणकीय प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं।
दूसरा आता है तरल प्रदूषक, जिसमें अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट युक्त जल होता है, जिसमें तेल वाहन जलयानों से सागरों में जो खनिज तेल का रिसाव होता है उससे उत्पन्न जो ऑयल स्किल्स अर्थात कि जल की सतह पर तेल की एक जो परत का निर्माण होता है, तो इस तरीके के प्रदूषक को तरल प्रदूषक कहा जाता है। अब आते हैं गैसीय प्रदूषक। गैसीय प्रदूषक जो होते हैं जो विभिन्न गैसों जिनमें SO2, CO, NO2, CFC आदि ये विभिन्न गैसों के कारण जो प्रदूषण उत्पन्न होते हैं वह प्रदूषण गैसीय प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं स्वरूप के आधार पर। स्वरूप के आधार पर प्रदूषण को दो तरीके से विभाजित किया गया है, एक प्राथमिक प्रदूषक, एक द्वितीयक प्रदूषक। प्राकृतिक प्रदूषक में ये प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे कि DDT, प्लास्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आते हैं। और दूसरे प्रदूषक जो द्वितीय प्रदूषक होते हैं वह प्राकृतिक प्रदूषकों से अंतर क्रिया करके निर्मित होते हैं, जैसे पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण करना, जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन की क्रिया से मिलकर बने होते हैं। और इसके अलावा आपके अमोनिया और ओजोन इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक की अंतर्क्रिया से बनते हैं, जैसे कि पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट या जिसे पेन कहा जाता है, और ओजोन एवं अमोनिया इस श्रेणी में आते हैं। अब आता है चौथा निस्तारण की प्रकृति के आधार पर प्रदूषक के बारे में। इसमें दो तरीके से प्रदूषक होते हैं, एक जैव निम्नीकरण प्रदूषक और दूसरे आते हैं जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक। मतलब कि जैव निम्नीकरण मतलब कि बायोडिग्रेडेबल, जो कि विघटित हो जाते हैं, जैसे कि घरेलू कचरा, मल मूत्र, सीवेज आदि का अवशिष्ट पदार्थ आते हैं जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा विघटित हो जाते हैं। और ये जो दूसरे आते हैं जैव अनिम्नीकरण, तो मतलब कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो होते हैं वह सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा घटित नहीं होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हुआ, भारी धातुएं, रेडियो सक्रिय तत्व, सीसा, DDT आदि पदार्थ इस श्रेणी में सक्रिय होते हैं। और ये जो प्रदूषक होते हैं लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं तथा खाद्य श्रृंखलाओं में से गुजरते हुए संचित होते हैं और जिन्हें बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से ये प्रदूषक होते हैं। तो ये प्रदूषकों के प्रकार हैं कि इस तरीके से ये प्रदूषक एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में पाए जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, आप शुरू करते हैं एक एक से प्रदूषण के बारे में कि प्रदूषण आखिर होते क्या हैं। प्रदूषण के संदर्भ में हमारा सबसे पहले आता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को देखा जाए तो वायु प्रदूषण के संदर्भ में सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। परिभाषा के फिर उसके प्रकार को जानेंगे, फिर उसके प्रभाव को, फिर रोकथाम को, नियंत्रण के लिए जो सरकार के द्वारा जो पहले स्टार्ट हुई हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले आता है कि आखिर वायु प्रदूषण होता क्या है, क्योंकि जब कोई किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें ये शब्द पहले ही दिमाग में आता है कि यह होता क्या है। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो है वह वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है, मतलब कि एक प्रदूषक तो ऑलरेडी है लेकिन एक से जब बहुत सारे प्रदूषक हो जाते हैं तो वायु की गुणवत्ता जो होती है उसमें ह्रास होने लगता है और यह जैव समुदाय के लिए हानिकारक होता है, जो कि वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, पृथ्वी के चारों ओर आवरण के रूप में व्याप्त है। इस आवरण को जो वायुमंडल कहा जाता है और इसी वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, 0.3% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान रहता है। और जैसे कि नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन आदि गैसें जो होती हैं वह अल्प मात्रा में वायुमंडल में मौजूद होती हैं, तो ये वायुमंडल के संदर्भ में आता है। अब आता है कि प्रदूषकों के प्रकार के संदर्भ में देखा जाए तो प्रदूषक के प्रकार में पहला तो आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो प्रदूषक दो तरीके के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रदूषक, एक दूसरा होता है मानवजन्य प्रदूषक। प्राकृतिक प्रदूषक जो होते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? प्राकृतिक स्रोतों और प्राकृतिक क्रियाकलापों, जैसे कि पौधों के परागकण से, पौधों के वाष्पशील कार्बनिक यौगिक से, ज्वालामुखी विस्फोट से, जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली गैसें होती हैं कुछ, जैसे SO2 गैस हुई। SO2 गैस के साथ फिर नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसें होती हैं वो गैसें निकलती हैं, और वनाग्नि तथा समुद्र से निकलने वाले जो कण होते हैं तो वह इसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रदूषक के तौर पर होते हैं, जो कि इनका निष्कासन तो कम होता है लेकिन ये गंभीर हानि इसमें
नहीं होती है, मतलब कि निष्कासनों की सांद्रता कम होती है तथा ये गंभीर हानि इसमें होती है नहीं होती है। अब आता है आपका मानव जनित प्रदूषक। मानव जनित प्रदूषक में जो होते हैं वह इसमें कारखानों, रसोई, स्वचालित वाहनों इत्यादि के द्वारा ये जो प्रदूषक उत्पन्न होते हैं वह मानव जनित प्रदूषक होते हैं। अब दूसरा आता है कि वायु प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर कितने तरीके से विभाजित किया गया है, जैसे कि आपका गैसीय प्रदूषक, कणकीय प्रदूषक। गैसीय प्रदूषक जो होते हैं वह जीवाश्मों के दहन से उत्पन्न, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आदि गैसें जो जीवाश्मों से उत्पन्न होते हैं। कुछ जैसे कि एरोसोल और रेफ्रिजरेशन जो प्रणाली होती है उससे फ्लोरोकार्बन। सल्फर युक्त जीवाश्मों के दहन से सल्फर के योग जैसे SO2 और SO3 निकलना। और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमानों एवं रासायनिक उर्वरकों से निःसृत नाइट्रोजन के कण जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इस तरीके से निकलते हैं। और सूती वस्त्रों में ब्लीचिंग तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं से निकलने वाली क्लोरीन होती है। तो इस तरीके के ये गैसीय प्रदूषक आते हैं। फिर आता है कणकीय प्रदूषक के बारे में कि कणकीय प्रदूषक क्या होते हैं। कणकीय प्रदूषक जो है उनका जो मुख्य स्रोत होता है वह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ताप संयंत्र, तेल शोधन कारखाना, निर्माण कार्य होते हैं। तो ये कणकीय प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण जो एक धुंध होता है, मतलब कि इन प्रदूषकों में एक धुंध होता है जिससे जो आपकी दृश्यता होती है उसमें कम दिखाई देता है, मतलब कि जो आपकी विजिबिलिटी होती है वह कम होती है। और ये प्रदूषक फेफड़ों तथा श्वसन क्रिया को भी प्रभावित करते हैं, जिसमें फ्लाइस और अन्य कण ऐसे इसके प्रदूषक होते हैं। तो ये कणकीय प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा आता है स्वरूप के आधार पर प्रदूषक, जिसमें आते हैं प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं अथवा प्राथमिक प्रदूषक को मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा सीधे वायु में निष्कासित कर दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ईंधन जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसमें विविध हाइड्रोकार्बन एवं कणिकाएँ इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। अब द्वितीय आता है द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक जो होते हैं वह सूर्य के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण होता है। मतलब कि पहला तो ये कि प्राथमिक प्रदूषक से मिलकर बने होते हैं और साथ ही साथ जो वायुमंडलीय यौगिक होते हैं, जब उन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्वितीयक प्रदूषण का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो प्राथमिक प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है। यह वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो यह सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, जैसे कि SO3 बनाता है। तो मतलब कि SO2 जो है वह जब वायुमंडलीय यौगिकों से क्रिया करता है तो इस तरीके से ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, जो कि द्वितीयक प्रदूषक के तौर पर आता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखा जाए तो एक आता है जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जब जलवाष्प से मिलकर एक और द्वितीयक प्रदूषक बनाती है। जब ये आपकी SO3 है, जब आपकी ये जलवाष्प से मिलती है तो एक और तरीके का प्रदूषक बनाती है, मतलब कि एक और तरीके से यह प्रदूषक बनाती है। तो यह एक सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? यह सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का निर्माण करती है। तो इस तरीके से ये द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण होता है। और कुछ जैसे कि द्वितीयक प्रदूषक में आपका धुएं और कोहरे का जो मिश्रण होता है, जैसे स्मोग बनता है, जो वो भी एक द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आता है। अब आता है अन्य प्रदूषक के अंतर्गत। अन्य प्रदूषक के अंतर्गत आपके आते हैं एरोसॉल। एरोसॉल के संदर्भ में सबसे पहले देखा जाए तो एरोसॉल क्या होते हैं, एरोसॉल के बारे में जानते हैं। एरोसॉल जो होते हैं भाई 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को एरोसॉल कहा जाता है। किसको कहा जाता है एरोसॉल? जो कि 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के कणों को एरोसॉल कहा जाता है। इनका उत्सर्जन कहाँ से होता है? जैसे कि कारखानों हुआ, ताप विद्युत घरों, स्वचालित वाहनों, कृषि कार्यों से इनका उत्सर्जन होता है। और ये जो कुछ है एरोसॉल जो होते हैं वह एक कोलाइडी कण होते हैं जो वातावरण में गैसों में फैला होता है और यह प्राकृतिक और मानवजनित दोनों ही प्रकृति के होते हैं। तो ये नेचुरल प्रकृति के भी होते हैं और ह्यूमन मेड भी होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं। अब दूसरा आता है आपका प्रकाश रासायनिक कोहरे के बारे में। प्रकाश रासायनिक कोहरा के संदर्भ में देखा जाए
तो प्रकाश रासायनिक कोहरा जो होता है वह एक धूम कोहरा होता है, जैसे कि ये स्मोग जो होता है एक धूम कोहरा है। यह आपका फोग और स्मोक से मिलकर बना होता है। इसमें स्मोक प्लस फोग से मिलकर बना होता है, इसे स्मोक कहा जाता है। यह प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा का जो प्रमुख घटक होता है वह ओजोन 3 होती है, जिससे गैस होती है जो कि गैस समताप मंडल में पाई जाती है, जो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, और किंतु जब हम क्षोभ मंडल में धरातल के समीप पाई जाती है और जो कि एक प्रदूषक का कार्य करती है। अब आता है नेक्स्ट फ्लाई ऐश के बारे में कि फ्लाई ऐश होता क्या है। फ्लाई ऐश के संदर्भ में देखा जाए तो फ्लाई ऐश एक तरीके से सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है, और इसका उत्सर्जन कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। तो इसका किससे होता है? ताप विद्युत घरों से, जो कि कोयला आधारित होते हैं, उससे इसके फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। फ्लाई ऐश का इस तरीके से निर्माण होता है। ये जो कण होते हैं इनका निर्माण एल्यूमिनियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है, जिसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट और कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं का इसमें कण भी होते हैं। और फ्लाई ऐश को देखा जाए तो यह ठीक से अभिग्रहण ना किया जाए या जीवों में श्वसन तंत्र के रोग उत्पन्न करती है, जिसके बारीक पाउडर से पौधों की पत्तियों पर जमा होकर उनके प्रकाश संश्लेषण को बाधित कर न केवल उनकी वृद्धि को रोकता है, बल्कि प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निकलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को घटाकर वायु की गुणवत्ता का भी ह्रास करता है। तो इस जो आपका फ्लाई ऐश होता है इस तरीके से यह प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट आता है निलंबित कणकीय पदार्थ, मतलब कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के बारे में। यह जो मैटर होते हैं वह ठोस एवं निम्न वाष्प दाब वाले द्रव कण होते हैं, जिनका जो व्यास होता है वह 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर यह 100 माइक्रोमीटर तक होता है। 0.1 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इनमें पाए जाने वाले बड़े कण जैसे कि औद्योगिक धूल कण, ज्वालामुखी कण, सल्फेट व कार्बन कण, बहुनाभिकीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसके अंतर्गत आते हैं। जिसमें जो 10 माइक्रोन से छोटे आकार के कण जिसे PM10 कहते हैं, तो 10 माइक्रोन से छोटे आकार के कौन होते हैं? PM10 कण जो होते हैं वह श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ कहलाते हैं, और ये सबसे छोटे कण 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर यह कम आकार के होते हैं, जिन्हें PM2.5 कहा जाता है। तो जिनका आकार आपका 10 माइक्रोमीटर के आसपास होता है तो उसे PM10 कहा जाता है। जिसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम आकार के होते हैं तो उसे PM2.5 कहा जाता है। जैसे कि आप जब भी देखते होंगे तो जब पर्यावरणीय स्तर आता है तो उसमें PM10, PM2.5 इस तरीके से दिया जाता है। तो ये जो कणकीय पदार्थ है इनका जो निर्माण होता है वह किससे होता है? यह एक ठोस और निम्न वाष्प दाब वाले जो कण होते हैं, जिससे जो कि 0.01 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं, जिसमें आपका जो 10 माइक्रोमीटर का होता है वह PM10 को संबंधित करता है। और इसी तरह जो कि स्वप्नशील जो कि आपका श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ होते हैं, और छोटे माइक्रोन के जो पदार्थ होते हैं वह फेफड़ों में गहराई तक चले जाते हैं, जो कि PM2.5 होता है। और इसमें जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को SPM जो निलंबित कणकीय पदार्थ होते हैं प्रभावित करते हैं, और इस तरीके से ये सांस लेने के लिए भी एक समस्या पैदा करते हैं, जो कि PM2.5 भी है और PM10 भी है, जिसमें PM2.5 से ज़्यादा ही समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये आपके निलंबित कणकीय पदार्थ के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आता है आपका घरेलू वायु प्रदूषण के बारे में। घरेलू वायु प्रदूषण क्या होते हैं? यह प्रदूषण जो होते हैं वह जब आप घर में खाना बनाते हो, किस चीज़ से खाना बनाते हो? जब लकड़ी, चारकोल, कोयला, कुछ कृषि अपशिष्ट जो होते हैं उनका प्रयोग करके लोग घरों में खाना बनाते हैं, तो उससे एक वायु प्रदूषण फैलता है। और इस तरीके का प्रदूषण आपको ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें घरेलू वायु प्रदूषण जैसे कि जलवाल, लकड़ी, चारकोल, गोबर आदि का खाना बनाने के कारण यह फैलता है। और शहरों में यह जो प्रदूषण होता है वह वायुरुद्ध घरों, वातायन की कमी और घर में रासायनिक उत्पादों और सिंथेटिक के उत्पादों के प्रयोग के कारण यह प्रदूषण फैलता है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में भी ये प्रदूषण फैलता है
और शहरी क्षेत्र में फैलता है, बट इनकी स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। तो इस तरीके से ये प्रदूषण होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट वायु प्रदूषण के प्रभाव के बारे में। वायु प्रदूषण के प्रभाव के संदर्भ में सबसे पहले देखा जाए कि मानव पर क्या प्रभाव इसका पड़ता है। मानव पर इसका जो प्रभाव जो होता है, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो यह मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में कि इसमें जैसे श्वसन तंत्र का तंत्र, फेफड़ों, रक्त परिसंचरण तंत्र को ये प्रभावित करते हैं और इससे विभिन्न रोग होते हैं, जैसे आपका चर्म रोग हुआ, यह आपका मानव पर इफेक्ट डालता है। श्वसन रोग हुआ, अस्थमा की समस्या, अनिद्रा का होना, तो और सिर दर्द होना, टीबी, ब्रोंकाइटिस इत्यादि जो रोग होते हैं ये सभी आपके मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। अब आता है दूसरा कि वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर किस तरीके से प्रभाव डालता है। तो वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपका अम्ल वर्षा, ओजोन परत और में क्षय होना, सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि जो होते हैं वह पौधों की विभिन्न क्रियाओं से प्रभावित होते हैं, जो कि स्थलीय और जलीय दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्र को एक सकारात्मक और नकारात्मक तौर पर प्रभाव डालते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा के संदर्भ में देखा जाए तो अम्ल वर्षा जो है वह एक तरीके से प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोतों से वातावरण में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड को प्राप्त करती है, जिससे कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वह धरातल पर बाष्प सुख से निक्षेप के रूप में जमा हो जाते हैं और कुछ वर्षा के रूप में अम्ल वर्षा के तौर पर गिरते हैं, जैसे कि सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया और हाइड्रोजन के जो आयन होते हैं वह इस तक के अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि इसमें नेक्स्ट आता है पर्यावरण के संदर्भ में। पर्यावरण पर संदर्भ में देखा जाए तो यह जो प्रभाव होता है यह जलीय पारितंत्र पर फाइटोप्लैंक्टन की कमी दर्शाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पौधों की विकासीय प्रक्रिया इससे प्रभावित होती है। ओजोन परत पर प्रभाव। ओजोन परत पर जो मानव जनित क्रियाएं होती हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन आदि अणुओं का जो उत्सर्जन करती हैं, जिससे ओजोन विनाश का कारण बनती हैं। जैसे कुछ पदार्थ का विघटन करने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि इसके अंतर्गत आता है। अब आता है जलवायु और मौसम के संदर्भ में आपका छठा इसके अंतर्गत प्रभाव आता है, जो कि लास्ट प्रभाव है, जिसमें आता है कि यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में होने वाली वृद्धि वायुमंडल के हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करता है, जिससे धरातल की सतह का तापमान बढ़ जाता है, बर्फ पिघलेगी और समुद्र जल स्तर में बढ़ोतरी के कारण बहुत से क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब आता है कि इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं। जैसे रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए। पहला तो आता है कि वाहनों द्वारा उत्सर्जन पर नियंत्रण होना। वाहनों द्वारा उत्सर्जन पर नियंत्रण जो है, भारतीय सड़क पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वाहनों द्वारा उत्सर्जन जो शहरी वायु प्रदूषण का एक कारण होता है और इसमें भारत ने एक तरीके से जैसे कि आपका एनजीटी द्वारा सभी वाणिज्यिक वाहनों पर दिल्ली में प्रवेश करने पर पर्यावरण लेवी कर लागू किया था, जिससे पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण वाहनों का उत्सर्जन रहा था। उसके संदर्भ में ये पहल को शुरू किया गया था। फिर आता है नेक्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, जो कि इस प्लान का उद्देश्य पर्यावरण हितैषी एवं उच्च क्षमता वाले हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करना है। इसके संदर्भ में इसे को शुरू किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका सफ़र जो है, जिसका फुल फॉर्म सल्फर सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च होता है। यह जो सफ़र है वह एक मोबाइल ऐप सेवा होती है, जिसमें वायु गुणवत्ता की जांच की जाती है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल पुणे के द्वारा इसे विकसित किया गया। और इस सफ़र का जो उपयोग है वह एक तरीके से एक रंग कोडेड प्रणाली के माध्यम से वर्तमान डेटा और वायु गुणवत्ता को बनाए रखता है। तो इस तरीके से ये रोकथाम के उपाय हैं। अब आता है कि नियंत्रण के लिए सरकारी पहलों के बारे में, जिसके अंतर्गत सरकारी पहलों में आती हैं। पहला कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का होना। यह जो सूचकांक है, इसे सूचकांक का जो प्रारंभ है देश के बड़े शहरी नगरों में रियल टाइम आधार पर वायु गुणवत्ता की निगरानी और जरूरी कार्यवाही करने तथा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को जारी किया गया था।
इसमें अच्छी, संतोषजनक, सामान्य रूप से प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर नामक 6 वायु गुणवत्ता सूचकांक की श्रेणियों को संदर्भित किया गया। और इसमें 8 प्रदूषणकारी गैसों जिसमें PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड, इनको इसमें अलग से विचार किया गया कि ये पोल्यूटेड गैसों के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। यह जो कार्यक्रम है इसे जब शुरू किया गया था, यह एक तरीके से 28 राज्यों मतलब कि जब उस टाइम पे जब 29 राज्य थे उस में शुरू किया गया था और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में यह टोटल शुरू किया गया था। तो इस तरीके से इसमें वायु की गुणवत्ता की स्थिति और प्रगति के संबंध में निर्णय लेने के संदर्भ में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो ये आपका वायु प्रदूषण रहा है। वायु प्रदूषण के संदर्भ में इसमें पूरी डिटेल के संदर्भ में देखा कि इसमें कौन कौन से प्रदूषण से क्या क्या समस्याएं होती हैं, किस तरीके से होता है। अब आता है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं जिस तरीके से हम बताते हैं, तो उसमें आप कुछ कुछ इस तरीके का सिनॉप्सिस बना के कुछ कुछ पॉइंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब आता है कि प्रमुख वायु प्रदूषक के बारे में। तो वायु प्रदूषक के संदर्भ में कुछ गैसें होती हैं। गैस है उनके उत्पादन, स्रोत, प्रभाव और नियंत्रण उपाय के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक रंगहीन गंधहीन गैस होती है, तो इसको CO से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं। उत्पादन स्रोत को देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्पादन होता है वह जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से, स्वचालित वाहनों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, सिगरेट आदि के धुआं से इनका उत्पादन होता है। इसका प्रभाव मनुष्य में सांस लेने की समस्या, बच्चों के कम वजन के कारण होती है। और इसका नियंत्रण के उपाय को देखा जाए तो यह ऑटोमोबाइल या औद्योगिक संयंत्रों में फिल्टर लगाकर प्रदूषकों को रोकना, सिगरेट या तंबाकू पर प्रतिबंध, इस तरीके की यह देखने को मिलता है। अब दूसरी गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहा जाता है। यह जीवाश्म ईंधन दहन है। यह वैश्विक तापमान में बढ़ती जलवायु परिवर्तन से संबंधित होती है। यह वनारोपण, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग एक तरीके से इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आता है मीथेन के बारे में। मीथेन की जो उत्पत्ति होती है वह आपकी ग्रीन धान के खेतों से, आर्द्र भूमि, जैविक दहन से, प्राकृतिक गैसों, तेल से और कोल खनन से इसका जो निर्माण होता है वह इसका एक प्रभाव के तौर पर आता है। एक उत्पादक स्रोत होते हैं। फिर आता है इसका प्रभाव जो होता है वह ग्रीन हाउस गैस में योगदान, जैसे कि मनुष्य पर सीधा प्रभाव होना और मानव जनित उत्पादन पर नियंत्रण, इसका एक उपाय है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि इसके प्रभाव उत्पादन स्रोत को देखा जाए तो यह रेफ्रिजरेटर से निकलता है, फोम से, एरोसॉल से और सॉल्वेंट से। और इसका प्रभाव जो होता है वह प्रत्यक्ष संपर्क से त्वचा में नुकसान होता है। और इसका जो नियंत्रण के उपाय हैं वह ऊर्जा से सक्षम उपकरणों का उपयोग और 3R टेक्निक इसमें अपनाई जाती है। अब आता है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका जो SO2 से इसे प्रदर्शित किया जाता है। इसका उत्पादन स्रोत उद्योग, ऊर्जा, परिवहन है। और इसका प्रभाव गैस जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करना, धूम कोहरे का निर्माण करना और मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। और यह एक नियंत्रित उपाय पर देखा जाए तो यह वैकल्पिक जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। यह परिवर्तित ईंधन का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। अब आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि NO2 है। इसका उत्पादन ईंधन दहन परिवहन से होता है। इसका प्रभाव मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव, ऑक्सीजन की कमी और त्वचा कैंसर से होता है। और इसका नियंत्रण ऑटोमोबाइल को सीमित प्रयोग से होता है। अब आता है इसमें सीसा जो होता है, सीसा का जो प्रभाव मतलब कि स्रोत जो होते हैं मोबाइल उद्योग, ईंधन दहन होता है। इसका जो प्रभाव होता है तंत्र प्रभावित होती है। फिर इसके बाद पाचन तंत्र संबंधी समस्या एक कैंसर कारक के तौर पर होती है। और इसका जो नियंत्रण देखा जाए तो यह अपशिष्ट का उचित निपटारा होता है। बाष्पशील कार्बनिक पदार्थ जो कि रंग रोगन विलायक होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ आदि आती है, NOx से क्रिया कर ये निर्माण करते हैं और फिल्टर प्रणाली का बेहतर प्रयोग करके इससे निजात पाया जा सकता है। ओजोन जो कि वाहन एवं उद्योग से इसका उत्पादन होता है, आँखों एवं त्वचा पर यह प्रभाव डालती है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और ओजोन गैस का निस्तारण होता है, करना चाहिए। फिर आता है हाइड्रोकार्बन जो कि जीवाश्म ईंधनों के जलने से होता है। यह मानव पर कैंसरकारी प्रभाव डालता है। यह पेट्रोलियम और ऑटोमोबाइल इंजनों में सुधार करता है। प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट या PAN या CH2
O या C2H4O और C2H2O2 के बारे में, जो कि वायुमंडल में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन से मिलकर एक उत्पादन के स्रोत होते हैं, जो कि धुंध प्रभाव उत्पन्न करते हैं, नाक, आँख, गले की समस्या में जलन पैदा करते हैं। तो इस तरीके से ये इसका प्रभाव होता है और यह धुंध पैदा करने वाली रसायन का सीधा प्रयोग करने से इसके उपाय किए जाते हैं। निलंबित कणकीय पदार्थ जिसे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, ये इनका उत्पादन घरेलू और उद्योग तथा खनिज से होता है। यह जो प्रदूषक होते हैं इनका प्रभाव प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बाधित करते हैं, श्वसन तंत्र पर ही प्रभाव डालते हैं और इनका जो उपाय है वह शेल्टर प्रणाली का प्रयोग करके प्रदूषण नियंत्रण करना है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है जो कि जिसमें प्रभाव, उत्पादन, स्रोत, उपाय और नियंत्रण किस तरीके से किया जाए, तो इसके संदर्भ में ये विभिन्न जो गैसें हैं इनके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रदूषण, जल प्रदूषण के बारे में। यहाँ पर आपका वायु प्रदूषण के संदर्भ से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब आता है जल प्रदूषण कि जल प्रदूषण आखिर होता क्या है। जल प्रदूषण जो होता है एक तरीके से देखा जाए तो यह जल जो होता है वह जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिससे जो जैव मंडल में पोषक तत्वों के संचरण एवं पुनर्चक्रण में इसके सहायक होते हैं। जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण, मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण जल की मांग में एक तीव्र वृद्धि होती है, जिससे गुणवत्ता में तो भारी गिरावट आती ही है और ये जल में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है, जो मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषकों में जल में सांद्रण इतना हो जाता है कि वह जल की शुद्धिकरण की क्षमता से अधिक हो जाता है और जल प्रदूषित हो जाता है। और जल प्रदूषण की एक नॉर्मल डेफिनेशन में देखा जाए तो जल प्रदूषण उस तरीके से होता है जहाँ पर भौतिक, रासायनिक, जैविक अभिलक्षण जिसमें प्राकृतिक हो या मानव जनित दोनों ही क्रियाओं से एक तरीके का अवनयन पैदा होता है, जो मानव और अन्य जैविक समुदाय के लिए अनुपयुक्त होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। तो इस तरीके से जल प्रदूषण होता है। अब आता है जल प्रदूषण के स्रोत के बारे में। जल प्रदूषण के जो स्रोत हैं दो तरीके के होते हैं, एक बिंदु स्रोत प्रदूषण, दूसरा होता है अबिंदु स्रोत प्रदूषण। बिंदु स्रोत प्रदूषण जो होता है जिसके अंतर्गत ऐसा प्रदूषण आता है जो कि प्रदूषित जल को निश्चित स्रोत से आते हैं, मतलब जो प्रदूषक होते हैं एक जल के निश्चित स्रोत से आते हैं, जैसे कि नगर पालिका क्षेत्र का सीवेज हुआ, फैक्ट्रियों के द्वारा जो बहिस्रावण होता है उसके द्वारा ये इस स्रोत से आते हैं। एक दूसरा होता है अबिंदु स्रोत, जिसमें ऐसे प्रदूषक शामिल होते हैं जिसमें जो प्रदूषकों का बहिस्राव तथा उसकी जो पृथक स्रोत से नहीं होता है। इसका एक विस्तृत क्षेत्र होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो शहर के वर्षा जल का बहाव होना, कृषि क्षेत्र का बहाव, धोबी घाट, खुले में शौच, पशुओं के शव। तो ये इस तरीके से ये जो अबिंदु स्रोत होते हैं। और अगर इनका नियंत्रण के तौर पर देखा जाए तो इस तकनीक के लिए, जैसे कि इस प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा कठिन जो होता है वह अबिंदु स्रोत को नियंत्रित करना कठिन होता है, क्योंकि कोई इसका निश्चित आकार नहीं है और ये एक निश्चित तौर पर होता है, तो इसका नियंत्रण संभव होता है। अब आता है नेक्स्ट जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के कारण के संदर्भ में आपका आता है पहले नंबर पर कि घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों से निकलने वाला जल स्रोतों से निकलना मिलना, कृषि में प्रयुक्त उर्वरक एवं खरपतवार युक्त जल का नदी में मिलना, तेल अधिप्लावन की क्रिया होना, या तेल अधिप्लावन मतलब कि जब सागरीय क्षेत्रों में तेल टैंकरों में दुर्घटनाग्रस्त होने से तेल रिसाव के कारण तटीय क्षेत्रों में तेल खनन से पहले प्रदूषण के कारण जो प्लैंकटन, मछलियों और समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है, वह तेल उत्प्लावन की घटना होती है। अगर एक अनुमान के तौर पर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ टन से अधिक तेल का परिवहन होता है और यह परिवहन के दौरान लगभग 6.01% तेल का रिसाव समुद्र में होता है और इस प्रकार से 200 लाख गैलन तेल सागरीय जल को प्रदूषित करता है और ये अंतर्राष्ट्रीय तेल पाइपलाइन में रिसाव से भी तेल उत्प्लावन की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये तेल अधिप्लावन या ऑयल स्पिल्स की जो समस्या होती है ये भी एक जल प्रदूषण का मेजर फैक्टर होता है, जिससे सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। अब आता है रेडियो सक्रिय तत्वों से युक्त जलीय तंत्र तक पहुंचना और विद्युत ऊर्जा केंद्र से निकलने उच्च तापयुक्त जल स्रोत से निकास और नहाने व कपड़े धोने के लिए नदी जल का प्रयोग करना। तो इस तरीके से ये एक प्रक्रिया होती है जो कि इस पर प्रभाव डालती है।
इसके प्रमुख कारण होते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत, अब पढ़ेंगे जल प्रदूषण के प्रभाव के बारे में। जल प्रदूषण के प्रभाव को देखा जाए तो पहला आता है जलीय तंत्र पर प्रभाव, दूसरा आता है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, तीसरा आता है आर्थिक प्रभाव। जलीय तंत्र के प्रभाव के अंतर्गत आता है कि इसमें भौतिक, रासायनिक, जैविक इसके जो अभिलक्षण होते हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें कुछ प्रदूषित पदार्थों की अधिकता के कारण जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। जैसे कि कुछ संवेदी जीव होते हैं, प्लवक, मोलस्क और कुछ मछलियाँ जो आती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और कुछ जो सहनशील प्रजातियाँ होती है जैसे एनेलिड और कीट जो होते हैं वो कम ही डीओ में जीवित रह पाते हैं, और ऐसे जीवों को प्रदूषित जल की सूचक प्रजातियाँ के तौर पर जाना जाता है। मतलब कि जब सागरों का जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से कुछ प्रदूषक तो जो मतलब कि जो जीव होते हैं वह तो मर जाते हैं, लेकिन कुछ एक संवेदनशील प्रजाति के तौर पर होते हैं, मतलब कि वो कम ऑक्सीजन के उसमें भी रह लेते हैं। अब डीओ आखिर होता क्या है, डीओ को भी जान लेते हैं। डीओ जो होता है वह जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है, और जब यह श्वसन के लिए आवश्यकता होती है इस डीओ की तो यह मात्रा ही घट जाती है, तो इस तरीके के जीवों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ जीव होते हैं जो बच्चे रहते हैं, जैसे एनिलिड और कुछ कीट आते हैं जिसे जैव संकेतक या सूचक प्रजातियों के तौर पर इनको जाना जाता है। अब आता है दूसरा जैवनाशक, पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल और भारी धातुएं जो होती हैं वह पारा, सीसा, कैडमियम, तांबा आदि जीवों के द्वारा इसको सीधे नष्ट कर देती है। तो ये जो जीवनाशक होते हैं तो ये जीवों को सीधे नष्ट करते हैं। फिर आता है कि उच्च तापमान के कारण ऑक्सीजन का विलय कम होता है, जैसे कि उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल, गर्म जल को जब जलायनों में छोड़ा जाता है तो उससे ऑक्सीजन की जो आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन है वह मात्रा कम हो जाती है, जिससे लवणता घटती है और इससे दाब के बढ़ने से यह बढ़ जाती है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि तापमान बढ़ने से। फिर आता है कि प्रवाल भित्ति पर प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से कि यह एक प्रवाल विरंजन की घटना में बढ़ोतरी होती है। फिर इसके बाद आता है कि यह जलीय पारितंत्र में सुपोषण, जैव आवर्धन आदि प्रक्रिया तेज हो जाती है, तो इस तरीके से ये प्रदूषण की समस्या इसमें आती है। फिर आता है मानव जनित प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव देखा जाए तो यह प्रदूषित जल में उपस्थित वायरस, जीवाणुओं, परजीवों एवं कृमियों के कारण संक्रमणजन्य रोगों जैसे कि पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, हेपेटाइटिस, किडनी खराब आदि का खतरा रहता है। यह संक्रमित जल पीने, नहाने, खाना बनाने के लिए अनुपयुक्त होता है, इसके कारण यह खतरा बना रहता है। कैडमियम जो रोग होता है यह प्रदूषण में, यह प्रदूषित जल को पानी पीने, नहाने, खाना बनाने के लिए अनुपयुक्त होता है। कैडमियम प्रदूषण जो होता है एटाई रोग से होता है। ये क्वेश्चन में आपका हमेशा पूछा जाता है कि एटाई रोग किससे होता है। तो कैडमियम प्रदूषण के कारण एटाई रोग होता है, जिसमें हड्डियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है, और यह यकृत एवं फेफड़ों के कैंसर भी इससे होता है। तो यह एटाई रोग के कारण, मतलब कि कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। फिर आता है सीसा युक्त जल में एनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी, मसूड़ों में नीलापन आदि प्रभाव देखने को मिलता है। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल को एस्बेस्टोसिस, जिसे फेफड़ों के एक कैंसर के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से ये एक मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। अब आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत आता है कि यह स्वच्छ पानी के मूल्य की तुलना में प्रदूषित पानी को स्वच्छ करना इसमें पड़ता है, जिसमें जल प्रदूषण से मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों पर इसका प्रभाव पड़ता है, और इसका नकारात्मक प्रभाव पर्यटन पर भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये आर्थिक प्रभाव इसके होते हैं। अब आता है इसमें कुछ शब्दावली आई थी, एक तो आपका डीयू मतलब कि ऑक्सीजन डिमांड, डिसॉल्व ऑक्सीजन, और एक दूसरी आती है इन शब्दावलियों का जो प्रयोग है वह ज़्यादातर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जो कि एक जैविक ऑक्सीजन डिमांड होती है, इसमें ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कि जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, और जहाँ पर बीओडी उच्च होता है वहाँ डीओ निम्न होता है, और जल प्रदूषण की मात्रा बीओडी के माध्यम से मापी जाती है। तो इस तरीके से बीओडी आता है, और एडीओ जो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वो घट जाती है।
तो इस तरीके से आता है। अब आता है नेक्स्ट इसमें जल प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में। अब जल प्रदूषण का जो नियंत्रण है किस किस तरीके से होता है, जैसे कि पहला आता है घरेलू सीवेज के माध्यम से। घरेलू सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट लगाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत इसको नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा आता है औद्योगिक अपशिष्ट जल को, जैसे कि जब उद्योगों के द्वारा जो विषाक्त पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है तो इसका निपटान नगर पालिका द्वारा किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रदूषकों जैसे कि तेल, ग्रीस, भारी धातुओं आदि के निपटान के लिए कुछ निपटान संयंत्र भी लगाए जा सकते हैं, जिससे इनमें तालाबों में, झीलों में, नदियों में ये अपशिष्ट को बिना शोधित किए जिस तरीके से प्रवाहित किया जाता है ये अपशिष्ट पद जल, तो उसको एक शोधित करके डालें, जिससे ये इस तरीके का प्रदूषण ना हो। कृषि अपशिष्ट जल में, जैसे कि आपका जब कृषि क्षेत्रों में अनेक अपर्दन नियंत्रण प्रणालियाँ होती हैं, जल प्रवाह को कम करती हैं। इसमें किसान जो होते हैं वह उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं, और इससे जब उपयोग करते हैं तो इसका जो जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक होते हैं इसका प्रयोग कर जल की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से फिर आता है कि एक तरीके से देखा जाए तो इसमें आम जनता के लिए जागरूक करना है, और यह जल प्रदूषण से उत्पन्न कुप्रभावों को अवगत कराएगा। और सरकार के द्वारा जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक प्रभावी कानून बनाना चाहिए, जैसे कि एक आपका जल संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 को इसमें लागू किया गया है, और यह जो प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है इसको और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। फिर आता है कि सरकारी प्रयास के बारे में। पहला तो ये कि जल निकायों का संरक्षण होना, कि भारत में जो अधिकांश नदियां हैं उसमें इस प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है, जैसे कि प्रदूषित नालों का मिलना, आदि तालाब जो होते हैं झील प्रदूषण के शिकार होते हैं, और इनमें जल जो होता है वह पीने योग्य नहीं रहता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निर्देशालय कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित स्कीमों, जिसमें राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एवं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय योजना के तहत नदियों, झीलों एवं नम भूमियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इस तरीके से फिर आता है दूसरा गंगा एक्शन प्लान, जिसका गठन 1985 को किया गया था। इसका जो फर्स्ट प्लान है वह 1986 से 93 के बीच चला, और इसका जो एक तरीके से उद्देश्य था कि देश की प्रमुख नदियों में से तथा स्वयं का निर्मलीकरण, मतलब कि गंगा में पाए जाने वाले वायरस जैसे बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो जीवाणु आदि को जो खा जाते हैं उनके लिए एक तरीके से मतलब कि जो अपवाह को आधे भाग को प्रदूषित कर देते हैं। मतलब कि बैक्टीरियोफेज जो निर्मलीकरण करने वाली गंगा आज लगभग अपने अपवाह के आधे भाग से प्रदूषित हो गई है। तो इनकी आबादी को लिए इसे अपवाहित जल को जो होता है उसको रोका जाना चाहिए, जैसे कि आपकी हजारों की संख्या में लाशों एवं जले हुए अवशेष को इसमें प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे इस तरीके का प्रदूषण देखने को मिलता है। तो इसमें इसी के नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया था। और फिर आता है आपका राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो है वैसे केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम ही 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया, जिसके अंतर्गत एक कार्य योजना बनाई गई। एक कार्य योजना में NRCP का इस तरीके का इसमें विलय कर दिया गया, और जिसका उद्देश्य प्रदूषित नदियों के किनारे बसे विभिन्न शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्यों के लिए एक नदियों के जरिए जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस तरीके से आता है। अब आता है जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना का निर्माण करना। यह जो योजना है यह झीलों एवं नम भूमियों के संरक्षण के लिए पूर्व में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन करती है, जिसमें पहला के तौर पर देखा जाए तो यह राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम है, और दूसरा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1974 के बारे में। यह जो अधिनियम है वह जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से विभिन्न बोर्डों का गठन किया जाता है, जिसमें जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण करते हैं, और यह अधिनियम द्वारा बोर्डों को कुछ अधिकार और कर्तव्य भी प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना, राज्य बोर्डों के कार्यों का एकीकरण करना, और जल प्रदूषण विशेषज्ञों को ट्रेनिंग देना। इस तरीके से होता है।
अब नेक्स्ट आती है नमामि गंगे योजना, जिसे 2014 में जून 2014 में केंद्र सरकार के एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि गंगा नदी के संरक्षण, जीर्णोद्धार और प्रदूषण को खत्म करना है, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वनीकरण, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जागरूकता, जन जागरूकता का होना, गंगा ग्राम योजना, नदी सतह की सफाई और औद्योगिक प्रवाह निगरानी इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट समुद्री प्रदूषण के बारे में। समुद्री प्रदूषण आखिर होते क्या है? समुद्री प्रदूषण जो है, समुद्र जो होते हैं वह पृथ्वी पर एक विशाल तक एक जलीय निकाय है। अगर पिछले कुछ दशकों से मानवीय क्रियाओं के कारण समुद्री गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं और मानव द्वारा समुद्र में हानिकारक पदार्थों जैसे कि प्लास्टिक, औद्योगिक और तथा कृषि अपशिष्ट, तेल, रासायनिक पदार्थों के निक्षेपण से समुद्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। समुद्र में प्रदूषण के कारण को देखा जाए तो पहला तो आता है कि नदियों एवं वर्षा जल द्वारा लाया गया सीवेज, कृषि अपशिष्ट, कूड़ा करकट, कीटनाशक व उर्वरक, भारी धातुएं, प्लास्टिक आदि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करते हैं। समुद्र में तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थों का विसर्जन एवं रेडियो एक्टिव अपशिष्टों की डंपिंग से समुद्री प्रदूषण में वृद्धि होती है। विषाक्त रसायन एवं भारी धातुएं जैसे कि औद्योगिक अपशिष्टों के साथ आकर समुद्र में मिल जाती हैं और ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का नष्ट करती हैं। तो ये इसके प्रमुख कारण होते हैं। अब आता है समुद्री प्रदूषण का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। पहला तो ये कि यह तेल अपलावन या तेल रिसाव की समस्या, जो कि सागरीय जीवों को गिल्स एवं पर जो उनके पंख होते हैं उनके आवरण बनाकर उनके श्वसन एवं गति में बाधा उत्पन्न करती है। तेल रिसाव के कारण सागरीय जीव प्रवाल के छिद्र बंद हो जाते हैं, जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये प्रदूषक सागरीय जीवों के शरीर में जमा होते रहते हैं और विषैली धातु, प्रदूषित जल, अपशिष्ट और उर्वरकों का प्रवाह नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा बढ़ा देता है और नाइट्रोजन की मात्रा शैवाल की तीव्र वृद्धि करती है। तो इस तरीके से इसके प्रदूषण के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब आता है नेक्स्ट ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण जो है वह किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाला सामान्य आवाज़ को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। मतलब कि कोई भी वस्तु है जिसकी जो आवाज़ जब ज़्यादा होती है तो वह एक तरीके से ध्वनि प्रदूषण होता है। जब इसकी तीव्रता अधिक होती है तो सुनने वाले के लिए रुचिकर नहीं होता है। मतलब कि इसमें जब एक तरीके से कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे शोर हुआ, शोर के साथ साथ एक ध्वनि होता है। ध्वनि और शोर दो तरीके से ये तीव्रता के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं और जब यह ध्वनि जो होती है वह अरुचिकर हो जाती है, मतलब कि सहने योग्य नहीं होती है, मतलब कि एक इरिटेटिंग नेचर की हो जाती है, तो इसमें शोर कहा जाता है। और जब उच्च तीव्रता वाली ध्वनि और अवांछित शोर के कारण, मतलब शोर और ध्वनि दोनों के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति और बेचैनी को दशा को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। कि मतलब कि जो आपका शोर हुआ, ध्वनि हुआ, इन दोनों के कारण जो एक अशांति पैदा होती है, एक बेचैनी पैदा होती है, तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए, उद्योगों का शोर होना, उद्योगों के शोर के साथ पत्थरों को काटना, तेज चिल्लाना, वाहनों का शोर जो होता है वह इस तरीके से होता है। ध्वनि प्रदूषण को ज़्यादातर किससे मापा जाता है? इसे डेसिबल से मापा जाता है और इसमें एक डेसिबल मापक जो होता है वह 0 से प्रारंभ होता है और इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शहरों में ध्वनि प्रदूषण की जो उच्चता का स्तर है वह 45 डेसिबल को निर्धारित किया गया। चलिए, तो इसकी एक किस तरीके के, मतलब किन किन क्षेत्रों में कितना डेसिबल सुनने के लिए एक विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निर्धारित किया गया। जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत दिन के समय 75, रात के समय 70 डेसिबल। वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 दिन के समय रहता है और रात के समय आपका 55 डेसिबल होता है। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल दिन के समय होता है, 45 डेसिबल रात के समय होता है और शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल आपका रात दिन के समय होता है और रात के समय 45 डेसिबल होता है। तो इस तरीके से ये एक परिक्षेत्र को डिवाइड कर दिया गया है कि इतना एक लेवल होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा होता है तो इसमें प्रदूषण होता है। तो इस तरीके की समस्या होती है, मतलब कि ध्वनि और शोर के कारण जो अशांति पैदा होती है। अब ध्वनि जो एक तरीके से किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली सामान्य आवाज़ होती है और शोर जो होता है वह ध्वनि की तीव्रता अधिक और सुनने में अरुचिकर लगे उसे शोर के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है।
अब आता है इसके प्रभाव को देखा जाए तो जंतुओं एवं पर्यावरण पर शोर का ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है। तीव्र ध्वनि से सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं, जो कि मृत अवशेषों के अपघटन में बाधा पहुंचाती हैं। तीव्र ध्वनि से जंतुओं के हृदय, मस्तिष्क, यकृत को हानि पहुंचती है, जिससे तंत्र का तंत्र भी खराब हो जाता है और वे खतरनाक बन जाते हैं। समुद्री ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव समुद्री व्हेल पर पड़ता है और ध्वनि प्रदूषण के कारण उनके आवास की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे जेब्रा फिंच ध्वनि प्रदूषण के कारण अपने सहयोगी से संचार नहीं कर पाता है और ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव बिल्डिंग पर भी पड़ता है। तो इस तरीके से ये इसके प्रभाव जंतु एवं पर्यावरण पर देखने को मिलते हैं। अब आता है मानव में ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोग के बारे में। जैसे कि पहला आता है सुनने की क्षमता के कमी के कारण। सुनने की क्षमता की कमी, जैसे कि जब 70 डेसिबल से कम आवाज़ स्तर मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक नहीं है, परंतु 85 डेसिबल से जब आवाज़ अधिक हो जाती है और उसमें जब व्यक्ति 8 घंटे तक यह ध्वनि को सुन लेता है तो इससे उसकी श्रवण क्षमता में कमी आती है। तो इस तरीके से सुनने की क्षमता में कमी के कारण एक प्रदूषण होता है। फिर दूसरा आता है कार्य क्षमता के आधार पर। कार्य क्षमता के आधार पर किस तरीके से कि कार्य क्षमता के आधार पर देखा जाए तो इसमें मनुष्य की कार्य क्षमता में कमी देखने को मिलती है। एकाग्रता में कमी की समस्या होती है कि इसकी तीव्र गति के कारण एकाग्रता में कमी होती है, जिससे यह व्यक्ति ठीक से कार्य नहीं कर पाता है और ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति पाचन एवं हृदय संबंधी रोग, मानसिक बीमारी, गर्भपात एवं असामान्य व्यवहार से ग्रसित हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रदूषण के होने वाले रोग होते हैं। अब आता है कि ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के बारे में देखते हैं। इसके उपाय के संदर्भ में देखा जाए तो स्रोत के नियंत्रण पर, संचार मार्ग पर नियंत्रण, रिसीवर पर नियंत्रण और अन्य उपाय होते हैं। स्रोत पर नियंत्रण को देखा जाए तो यह ऑटोमोबाइल का उचित रखरखाव होना, मशीन का रखरखाव होना, घरेलू सेक्टर में ध्वनि प्रदूषण की कमी करके सीधे बात करना, स्नेहक का प्रयोग करना और सौर अवरोधक पदार्थों का प्रयोग करना। संचार मार्ग पर नियंत्रण, जैसे कि अवरोधकों का प्रयोग करके, पौधे लगाकर, पैनल या बाड़ों का प्रयोग करके, छोटी सड़कों पर बड़े वाहनों का प्रवेश निषेध करके और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक प्रयोग जो होता है वह संचार मार्ग पर नियंत्रण करता है। फिर आता है रिसीवर पर नियंत्रण, जो एक तरीके से मफलर, हेलमेट का प्रयोग, ट्रैफिक कर्मियों के कानों पर ध्वनि अवरोधकों यंत्रों का प्रयोग और शांत क्षेत्र में दूर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों का निर्माण होना। अन्य उपाय में देखा जाए तो जैसे कि सड़क के किनारे पर अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों में अधिकाधिक पेड़ लगाना, लाउड स्पीकर, हॉर्न जो होते हैं उन पर गलत प्रयोग पर रोक लगाना, नगर नियोजन का उचित प्रबंधन एवं उचित नियंत्रण, जागरूकता एवं शिक्षा इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण पर निजात पाया जा सकता है। तो ये उपाय करने चाहिए जो कि विभिन्न विभिन्न स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट रेडियो एक्टिव प्रदूषण के बारे में। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के संदर्भ में समझा जाए तो ये ऐसे प्रदूषण होते हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण उत्पन्न होते हैं। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ होते क्या हैं? जैसे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जब हिरोशिमा, जापान के फुकुशिमा और रूस के चेरनोबिल में आपदा में नाभिकीय प्रदूषण को देखा जाए तो वह एक विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है। मतलब कि जब वहाँ पर यह हादसा हुआ था तो ये एक रेडियो एक्टिव प्रदूषण था। और यहाँ पर देखा जाए तो रेडियो एक्टिव जो होता है एक तरीके से विकिरण ऊर्जा का एक प्रयोग होता है, रूप होता है, जहाँ पर विकसित हो रहे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड से उत्पन्न होने वाला विकिरण जो होता है वह रेडियो एक्टिव प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है। इसमें दो तरीके से ये प्रदूषण होते हैं, जिसमें एक तो होता है नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन और दूसरा आता है आयोनाइजेशन रेडिएशन। नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन के अंतर्गत आता है कि आयनों में परिवर्तित नहीं होने वाले विकिरण भी इन्हें कहा जाता है कि यह स्पेक्ट्रम की लंबी तरंगदैर्ध्य पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों से निर्मित होती है और जिनकी रेंज जो होती है परावैंगनिक किरणों से रेडियो तरंगों पर होती है और इनकी तरंगों में इतनी ऊर्जा होती है कि जिस माध्यम से ये गुजरती हैं वह परमाणुओं, अणुओं को उत्तेजित करती हैं, जिससे कंपन की गति बढ़ा देती हैं और यह दृढ़ नहीं और उनके आयनों में बदल सकती हैं। और माइक्रोवेव ओवन में रेडिएशन से खाद्य पदार्थ में होने वाले जल के परमाणुओं में कंपन की गति तीव्र हो जाती है, जिससे पदार्थ का तापमान भी बढ़ जाता है।
तो यह नॉन आयनोजेशन रेडिएशन के संदर्भ में आता है। दूसरी आती है आयनोनाइजिंग रेडिएशन, जो कि विकिरण जिस माध्यम से गुजरती है उसमें परमाणुओं और अणुओं के आयनों बदल देती है, जैसे अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। एक्सरे पराबैंगनी किरणें इसके रेडिएशन में शामिल होती हैं। जैसे कि अल्फा कण के द्वारा देखा जाए तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बीटा कण से त्वचा को नुकसान होता है। गामा कण से बहुत अधिक नुकसान होता है, ऊतक समाप्त हो जाते हैं और आपका जो एन न्यूट्रॉन होते हैं उससे संपूर्ण शरीर को नुकसान होता है। तो इस तरीके से ये रेडियो एक्टिव पदार्थों के रेडियो एक्टिव प्रदूषण के कारण ये प्रक्रिया होती है। अब इसमें आता है कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण के प्रमुख स्रोत के बारे में जानते हैं कि इसके स्रोत क्या है। इसके प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही स्रोत होते हैं। प्राकृतिक के अंतर्गत आता है सोलर, कॉस्मिक, लौकिक होता है। इसमें जो लौकिक होता है वह बाहरी और आंतरिक होता है, जैसे चट्टानों से होना, मिट्टी से होना। आंतरिक के अंतर्गत आता है जैसे मिट्टी, बिल्डिंग सामान, प्राकृतिक गैस और बाह्य गैस आती है। मानव निर्मित में जैसे कि नैदानिक चिकित्सा परीक्षण होना, नाभिकीय परीक्षण, नाभिकीय रिएक्टर, टेलीविजन, नाभिकीय हथियार, यूरेनियम खनन, इससे ये आपका प्रदूषण होता है। अब आता है कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण के प्रभाव के अंतर्गत देखा जाए तो मानव पर यह एक तरीके से कायिक प्रभाव या सोमेटिक इफेक्ट पड़ता है, जो कि ऊतकों एवं अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्य प्रणाली को यह ऊतकों एवं अंगों को क्षति पहुंचाकर इसके मानव की कार्य प्रणाली को बाधित करता है, जिसमें जैसे कि एनीमिया, रक्तस्राव आदि जैसे कारण इसके कारण होते हैं, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। आनुवांशिक प्रभाव के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवांशिक गुणों पर भी व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि जब उद्योगों में, अनुसंधान में, औषधि में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड का प्रयोग किया जाता है तो इसमें जो लोग होते हैं वह ज़्यादातर इससे प्रभावित होते हैं। फिर आता है आपका पर्यावरण का प्रभाव। पर्यावरण पर प्रभाव देखा जाए तो पादपों पर प्रभाव में यह हरे पौधे गामा किरणों के प्रति तो बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, लेकिन इनकी पौधों की जो उम्र, उनकी वृद्धि, फल एवं बीज देने की जो प्रक्रिया है उस पर प्रभाव पड़ता है। जंतुओं पर प्रभाव किस तरीके से पड़ता है कि इससे जंतुओं के बाल उड़ना, खाल में जलन होना, गांठ पड़ना, त्वचा का रंग उड़ना, ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। पारितंत्र पर प्रभाव, इसके अंतर्गत जैसे विकिरण का प्रभाव जलीय पारितंत्र पर पड़ता है, मृदा आदि पर पड़ता है, इससे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आता है। अब आता है रेडियो एक्टिव पदार्थों के या प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के बारे में कि इसका नियंत्रण किस तरीके से किया जाए। पहला तो आता है कि परमाणु बम के भूमिगत, वायुमंडल तथा जलमंडल परीक्षण पर रोक लगाई जाए। मानव उपयोग वाले यंत्रों के रेडियोधर्मिता से मुक्त करना होगा। नाभिकीय तत्वों में परिवहन में सावधानी होना। परमाणु अस्त्रों पर रोक और निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया और चिकित्सीय एवं अनुसंधान सामान का वैज्ञानिक तरीके से निपटान होना, इस तरीके से होता है। अब आता है नेक्स्ट ताप प्रदूषण के बारे में। ताप प्रदूषण के संदर्भ में देखा जाए तो ताप प्रदूषण होते क्या है, इनके प्रभाव क्या है, इनके कारक क्या है और इनके उपाय किस तरीके से होते हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। ताप प्रदूषण जो होते हैं भाई, एक तरीके से तब यह प्रदूषण होता है जब किसी जल निकाय या वायुमंडल की वायु का तापमान बढ़ता या घटता है। जब इसका वायु का तापमान बढ़ता या घटता है, जब वायु के तापमान की अपेक्षा जल का तापमान सामान्यतः अधिक स्थिर होता है और तापमान में तीव्र एवं एकाएक परिवर्तन के प्रति जलीय जीवों में अनुकूलन नहीं पाया जाता है और तापमान में मात्र 1% की कमी या वृद्धि जलीय जीवों के लिए घातक हो जाती है। तो ये इस तरीके से इसका एक डेफिनेशन है। अब आता है ताप प्रदूषण के प्रमुख कारक के तौर पर कि ताप प्रदूषण तब होता है जब अपशिष्ट ऊष्मा को जल निकाय के भीतर छोड़ दिया जाता है, जैसे कि वनाग्नि, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक घटनाएं भी ताप प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। इनके प्रमुख कारण हैं जैसे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कोयला दहन, बिजली संयंत्र, औद्योगिक कचरा एवं अपवाह, तटीय इलाकों में वन उन्मूलन और मृदा अपरदन। तो इस तरीके से ये इसके प्रमुख कारण होते हैं। और जैसे कि ताप प्रदूषण में मानवीय कारणों में जैसे वन उन्मूलन, वाष्प जनरेटर में गर्म जल को बाहर छोड़ा जाना, धातु प्रगलक, रस संसाधन मिले होना, पेट्रोलियम शोध कारखाने, पेपर मिले, रसायन संयंत्र, इन सब का जो प्रयोग करते हैं जिससे पानी गर्म होता है और यह जो बाहर जब निकलता है यह पानी, तो इस कारण से तापमान को बढ़ा देता है। तापमान को बढ़ा देने से जल निकायों की ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है वो घट जाती है और यह जल में ऑक्सीजन कम घुलनशील हो जाती है, जिसके कारण यह प्रदूषण होता है। इसके प्रभाव को देखा जाए तो इसमें एक प्रत्येक प्रजाति पर अनुकूलतम प्रभाव देखने को मिलता है।
इसमें कुछ जीवों में जैसे कि कुछ मछलियों के लिए यह तापमान परास बहुत कम होता है, जिससे जल के तापमान में थोड़ा भी परिवर्तन समस्याएं पैदा करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जब झीलों की मछलियां उस स्थान से दूर हट जाती हैं तो जहां तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस भी अधिक हो जाता है, और जब मछलियां 3 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहन कर लेती हैं तो इसमें जो जल में मछलियों का संकट आ जाता है, जैसे परभक्षियों द्वारा उनका पकड़ा जाना आसान हो जाता है। तो ये जो आपका एक प्रजाति में अनुकूलतम जो प्रभाव देखना होता है, क्योंकि मछलियाँ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तो एक मतलब कि एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन जब 3 डिग्री सेल्सियस पर होती हैं तो वह इसके किनारों पर आने लगती हैं, जिससे आपको मछली पकड़ने की जो होती है, मतलब कि मछलियों का जो पकड़ा जाता है, तो वो जब तटों पर ही मछलियाँ आ जाती हैं तो उस कारण से इनका शिकार भी सर्वाधिक होता है। तो इस तरीके से ये एक समस्या होती है कि इसका प्रभाव पड़ता है। अब आता है कि यह जो होती है वह तापमान परिवर्तन में जलीय निकायों के भीतर अन्य जीव स्वरूपों के लिए भी दशाएं बदल जाती हैं। जैसे कि जल निकायों के जो समस्त बायोम होता है उसमें परिवर्तन आता है, और एक जो प्रदूषण होते हैं वह सुपोषण की समस्या को भी बढ़ाते हैं। अब आता है इसके उपाय में, जिसमें आता है पहला कि नाभिकीय संयंत्रों पर नियंत्रण, पौधारोपण पर करना, मृदा अपरदन को रोकना, कूलिंग टावर होना, कूलिंग तालाब होना और कृत्रिम झील का निर्माण करना। तो इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट आता है ठोस अपशिष्ट के बारे में कि ठोस अपशिष्ट होते क्या है। ठोस अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो उपयोग के बाद निरर्थक या बेकार हो जाते हैं। वे पदार्थ जो उपयोग के बाद जिसका कोई यूज नहीं होता, जैसे कि डिब्बे, कांच के सामान, प्लास्टिक, आवासीय कचरा होता है। ठोस अपशिष्ट को पूरे विश्व में एक समस्या बनकर उभरा हुआ है, और यह समस्या प्रत्येक देश में विद्यमान है। और यहाँ पर देखा जाए तो विकसित देशों में प्रयोग करो और फेंको संस्कृति ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। तो इस तकनीक के उपयोग से इस पर सर्वाधिक इफेक्ट पड़ा हुआ है। अब आता है इसमें ठोस अपशिष्ट के प्रकार के बारे में देखा जाए तो इसमें खनन अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, नगर पालिका अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट और मत्स्य उद्योग अपशिष्ट आता है। खनन उद्योग जो होता है वह मलबे का ढेर लग जाता है, जिससे अन्यंत्र डंप करना पड़ता है। औद्योगिक अपशिष्ट से आपका खोई या जो चीनी मिल से खोई निकलती है उसके कारण, तांबा एवं एल्यूमिनियम के उद्योग से, रसायन उद्योग से निकला अपशिष्ट, पेट्रोलियम उद्योग का अपशिष्ट, कागज उद्योग एवं अन्य आते हैं। कृषि उत्पाद के अपशिष्ट में जैसे कृषि उत्पाद, भूसा, फसलों की जड़ें, तना, गोबर का चारा, इस तरीके का अपशिष्ट। नगर पालिका के अपशिष्ट जैसे घरेलू कचरा, प्लास्टिक सामान, अखबार, कागज, कांच का सामान, खाद्य पदार्थ, वाहनों एवं इलेक्ट्रिक कचरा आता है। चिकित्सा अपशिष्ट में जैसे कि रासायनिक या जैविक अपशिष्ट का होना, शरीर के अंग, जानवरों के मृत शरीर से यह अपशिष्ट निकलते हैं। मत्स्य उद्योग से अपशिष्ट जैसे कि मछली क्षेत्र का कचरा। तो ये सब जो अपशिष्ट होते हैं वह एक तरीके से ठोस अपशिष्ट के प्रकार होते हैं, जिसमें इन विभिन्न तरीकों से अपशिष्ट निकलता है। अब आता है कि इसके लिए कुछ सरकार के द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं, मतलब कि कुछ कानून का उपयोग किया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को लाया गया, जिसमें म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट के लिए नियम का स्थान लिया हुआ है, जिसके अंतर्गत प्रदूषणकर्ता को संपूर्ण अपशिष्ट को निम्न तरीके से विभाजित करना, जैसे कि जैव निम्नीकरण, गैर जैव निम्नीकरण और घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के रूप में वर्गीकृत करके इस अपशिष्ट से निजात दिला सकते हैं। तो इस तरीके का ये ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए 2016 में नियम बना था। खतरनाक और अन्य अपशिष्ट नियम 2016 में बना हुआ था, जिसमें इसमें खतरनाक पदार्थों के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें निवारण, न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग, मतलब कि रिसाइकल, रीयूज, प्रिवेंशन, मिनिमाइज करना, रिकवरी, अल्टीमेशन। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसके अंतर्गत इस नियम में कहा गया था। और एक 3R घोषणा भी इंदौर घोषणा के तौर पर कहा जाया गया था, जिसे 2018 में शुरू किया गया था, जिसमें रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर यह पद्धति आधारित थी। अब आता है नेक्स्ट इसके अंतर्गत ई अपशिष्ट के बारे में। अभी तो ठोस अपशिष्ट के बारे में जाना, अब जानते हैं ई अपशिष्ट के बारे में। ई अपशिष्ट क्या होते हैं? ई अपशिष्ट का निर्माण जो है वह इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अनुपयुक्त एवं बेकार हो जाने से होता है, जैसे कि अनेक खतरनाक रसायन एवं भारी धातुएं जैसे सीसा, कैडमियम, बेरिलियम, क्रोमियम, पारा जो होती है वह मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती हैं। इस अपशिष्ट के स्रोत आते हैं जैसे कि कंप्यूटर, टेलीफोन, रेडियो, मोबाइल,
वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, वेब ओपन, सीडी प्लेयर, पंखा, इलेक्ट्रिक आयन, ईसीजी मशीन, माइक्रोस्कोप, इंक्यूबेटर, फैक्स मशीन, जेरोक्स मशीन और सभी प्रकार के विद्युत संयंत्र एवं इलेक्ट्रिक आयरन इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके के जो प्रदूषण हैं वह मानव जीवन को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण यानी कि जो ई अपशिष्ट है वह सर्वाधिक समस्या देखने को मिल रही है। अब आता है इसमें नेक्स्ट आता है प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में। प्लास्टिक प्रदूषण के अंतर्गत देखा जाए तो यह प्रदूषण जो होता है वह प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर जमीन या जल में इकट्ठा होने या प्लास्टिक प्रदूषण को संदर्भित करता है। इस प्रदूषण के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें वनों एवं जंतुओं दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके प्रकार में आता है सूक्ष्म प्लास्टिक, दूसरा आता है दीर्घ प्लास्टिक। सूक्ष्म प्लास्टिक जो होता है वहाँ पर 5 मिलीमीटर या उससे कम आकार के प्लास्टिक होते हैं जिनकी अंश एवं रेशे होती है, जिसे माइक्रोवीट कहा जाता है। इनका निर्माण जो होता है वह पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथिलीन, ट्रेप्थलेट और नाइलॉन से होता है और इनका प्रयोग फेस वॉश, बॉडी लोशन, टूथपेस्ट, साबुन, स्क्रब जैसे उत्पादों में होता है जो कि एक अजैव निम्नीकरण होते हैं और ये रिसीवर से बहकर सागरों महासागरों में पहुंच जाते हैं जिससे समुद्री पारितंत्र को भी नुकसान होता है। दूसरा आता है दीर्घ प्लास्टिक, जिसे नॉन मैक्रो प्लास्टिक कहा जाता है, जिसमें इनका व्यास 5 मिलीलीटर से अधिक और 20 मिलीलीटर से कम आकार के अंश इसमें होते हैं। इस प्लास्टिक में समुद्री पारितंत्र पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। अब आता है इसके प्रभाव को देखा जाए तो इसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि प्लास्टिक मलबा। जो प्लास्टिक मलबा होता है हवा, समुद्री तरंग, व्यापार मार्ग, शहरी क्षेत्रों के लिए अत्यधिक बढ़ रहा है। भूमि पर जो प्रभाव होता है जिससे भूमि की उर्वरकता शक्ति कम होती है और इससे प्लास्टिक युक्त मिट्टी से उर्वरकता कम होती है जिससे खनिज, जल, पोषक तत्वों के अवशोषण में अवरोधक का कार्य करते हैं। फिर आता है जल एवं वायु पर जो प्रभाव पड़ता है वह प्लास्टिक के द्वारा जो बहुत ही जहरीली गैसें वायुमंडल में पहुंचती हैं, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन और हाइड्रोजन साइनाइड होते हैं और जो कि वायु श्वसन तंत्र का तंत्र और इम्यून सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। समुद्री पर्यावरण पर प्रभाव, इससे प्लास्टिक मलबे का प्रभाव समुद्री पारितंत्र पर पड़ता है और बहुत से जलीय पक्षी एवं जंतु प्लास्टिक के अंतर्ग्रहण से मर जाते हैं और समुद्री कछुए फेंके हुए जाल में उलझ जाते हैं। साथ ही प्लास्टिक मलबे के पेट में जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। मानव स्वास्थ्य पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है? इससे मानव स्वास्थ्य पर जैसे कि प्लास्टिक में कुछ विषैले पदार्थ मौजूद होते हैं जो कि मस्तिष्क समस्या, कैंसर, जन्मजात विकृति, आनुवांशिक परिवर्तन, थायराइड समस्या, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों से उत्पन्न होते हैं, जिसमें रसायन मौजूद होते हैं जो कि मोटापा और डायबिटीज के कारण बनता है। तो इस तरीके से ये मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है मृदा प्रदूषण के बारे में, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रदूषण है। प्रदूषण के संदर्भ में देखा जाए तो मृदा की गुणवत्ता और उनकी उर्वरा शक्ति पर यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी पदार्थ की भूमि में मिलना प्रदूषण कहलाता है। मतलब कि जो भी उसकी गुणवत्ता और उर्वरा शक्ति पर प्रभाव डाले तो ये जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं वह मृदा प्रदूषण पैदा करते हैं। जैसे कि जल भी भूमि को प्रदूषित करने वाला एक प्रदूषक है। प्लास्टिक, कपड़ा, गिलास, धातु और जैव पदार्थ जो होते हैं, सीवेज, अपशिष्ट, औद्योगिक मलबा आदि जो होते हैं वह मृदा प्रदूषण को वृद्धि करते हैं और प्राकृतिक कारणों से भी मृदा की गुणवत्ता में आदि में परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से ये मृदा प्रदूषण होता है। अब मृदा प्रदूषण के कारणों को देखा जाए तो मृदा प्रदूषण के निम्न कारण हैं, जैसे कि रसायनों के प्रयोग, भूमि उपयोग में व्यापक परिवर्तन, मृदा अपरदन, उर्वरकों का प्रयोग, औद्योगिक एवं नगरीय प्रदूषित अपशिष्ट, सिंचाई, हानिकारक सूक्ष्मजीव, डंपिंग आदि इस तरीके के होते हैं। चलिए, तो रसायनों के प्रयोग किस तरीके से होता है? जैसे कि रसायनों में कीटनाशी कृषि के लिए आवश्यक है और यह रासायनिक उर्वरकों में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं और इससे अत्यधिक प्रयोग से मृदा में रासायनिक और भौतिक गुणों में भारी परिवर्तन होता है। फिर दूसरा आता है मृदा अपरदन की समस्या, जैसे कि वायु, जल एवं गुरुत्वीय खिंचाव द्वारा पृथक होकर ही मृदा के कारण जब बह जाते हैं तो मृदा अपरदन होता है। लवणीय जल के कारण कि लवणीय जल जब उच्च लवण युक्त जल के प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। नगरीय अपशिष्ट से, जैसे कि घरेलू और व्यावसायिक अपशिष्ट को नगरीय अपशिष्ट माना जाता है। कूड़ा करकट, धातु, कांच, प्लास्टिक, खाद्य पदार्थ, फाइबर की बोतल आदि को वर्षा के पानी से मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है।
औद्योगिक अपशिष्ट, जिससे कि कारखानों से निकलने वाले क्लोरीन और नाइट्रोजन गैस जल में मिलकर मिट्टियों को प्रदूषित करती हैं। भूमिगत अपशिष्ट, जो कि कृषि रसायनों के कारण मृदा की निचली परत प्रदूषित करती है। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, जिससे संग्रहण एवं निष्कासन से मृदा प्रदूषण होता है। अम्ल वर्षा के अंतर्गत आता है कि इस तरीके के प्रदूषण में यह वायु प्रदूषण का कारण होती है। अम्ल वर्षा के कारण मिट्टियों में अम्ल की अधिकता हो जाती है और इसका पीएच मान जो होता है वह कम हो जाता है, और मिट्टियों में अम्ल की अधिक मात्रा का सांद्रण फसलों के लिए हानिकारक होता है। और इस तरीके का एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन में आदि में अम्लता में वृद्धि के कारण वनों में अत्यधिक क्षति हुई है। खनन से अपशिष्ट, जो कि इस तरीके से खनन मृदा की ऊपरी परत पर नुकसान होता है, क्योंकि खनन से जो अपशिष्ट आता है वह मृदा में छोड़ दिया जाता है। विषैले पदार्थों का लीकेज होता है, जैसे कि बहुत बार लीकेज होते हैं जो कि हानिकारक रसायन मृदा में फैल जाते हैं। फिर आता है ठोस अपशिष्ट एवं डंपिंग एवं तेल रिसाव की समस्या, जो कि एक तरीके से इसमें जो विषैले पदार्थ निकलते हैं वह मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, और जो मृदा की ऊपर की एक परत का निर्माण तेल उत्पादी पलावन की घटना से मृदा पर एक ऊपरी परत का निर्माण हो जाता है, जिससे इसकी उर्वरकता भी समाप्त हो जाती है। और अन्य कारण के तौर पर देखा जाए तो इसमें वनोन्मूलन, कृषि तकनीक एवं अकुशल सिंचाई, लैंडफिल अतिचारण, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया आदि मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण होते हैं। अब आता है मृदा प्रदूषण के प्रभाव के बारे में, जिसमें पहला आता है सूक्ष्म समुदाय पर प्रभाव। मृदा प्रदूषण के कारण सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होती है, और सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया मृदा प्रदूषण के कारण उस वातावरण में जीवित नहीं रह पाते हैं। मृदा पर प्रभाव, इससे मृदा अपरदन, मृदा अम्लीकरण, मृदा क्षारीकरण की समस्या होती है। पादप तथा प्राणी जात पर जो प्रभाव होता है वह पादप पर, जैसे कि जो पादप प्रदूषक होते हैं मृदा से ग्रहण करते हैं, पादपों से संचित होकर नुकसान पहुंचाते हैं। जल प्रदूषण में यह पादपों एवं वनस्पतियों के खाने से प्रदूषक जंतुओं के शरीर में चले जाते हैं। और मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है, इससे जो मनुष्य जो होता है वह मानव द्वारा प्रदूषण युक्त पादप और उससे प्रभावित जंतु का भोजन करने से यह मानव शरीर में पहुंच जाते हैं, तो इस तरीके से प्रभाव पड़ता है। मानव पर प्रभाव देखा जाए तो यह से जल प्रदूषित होता है, बहुत ही बीमारियां होती हैं, जैसे लेड, आर्सेनिक अधिक मात्रा में बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। आर्थिक हानि की समस्या होती है, क्योंकि फसल को नुकसान होता है, जिससे आर्थिक हानि की कमी होती है, राजस्व की कमी होती है। प्रकाश संश्लेषण का प्रभाव होता है कि अम्लीय वर्षा में प्रभावित मृदा प्रदूषण पादपों पर प्रभाव डालती है। कृषि अपशिष्ट पर प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि जिंक, कॉपर आदि खनिजों के मृदा में बढ़ा देते हैं। फसल पर प्रभाव होता है कि इसमें उत्पादकता प्रभावित होती है। अन्य प्रभाव के तौर पर देखा जाए तो यह मृदा प्रदूषण के ह्रास एवं वनों में कमी आती है, जिससे वैश्विक तापन में भी वृद्धि देखने को मिलती है, तो इस तरीके से मृदा प्रदूषण होता है। अब आता है कि मृदा प्रदूषण की रोकथाम के उपाय के बारे में, जैसे कि पहला आता है उर्वरक, खरपतवार व कीटनाशी का सीमित प्रयोग होना, जैविक खाद का प्रयोग होना, अपशिष्ट एवं उचित ढंग से निपटान करना, जैव उपचार तकनीक का प्रयोग, वैसी तकनीक जहां पर अपशिष्ट प्रबंधन एक तकनीक होता है जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों आदि के प्रयोग द्वारा प्रदूषित स्थान से प्रदूषण को निष्प्रभावी एवं हटाया जा सकता है। और इस तरीके की प्रयोग का करना, डीडीटी व अन्य हानिकारक रसायनों पर रोक, वृक्षारोपण और पशु खाद का प्रयोग होना, 3R और 4R तकनीक का उपयोग, जैसे कि रिसाइकल, रिड्यूज और रीयूज तकनीक के साथ साथ रिकवर, गॉर्बेज का भी तकनीक का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से ये प्रमुख मृदा प्रदूषण के और रोकथाम के उपाय हैं। यहाँ पर ये आपके प्रदूषण से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है, यहाँ पर ये आपका पूरी तरीके से फिनिश होता है। अब आता है आपके कुछ प्रश्नों के बारे में, जिसके अंतर्गत कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है कि इसके अंतर्गत कि पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली सूक्ष्म कणिकाओं में माइक्रो बीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। तो इसमें बताना है, ऑप्शन ए आता है ये समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती है। दूसरा आता है कि बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है। तीसरा आता है कि ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। और चौथा आता है कि इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ में मिलावट के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको उत्तर सही देना है, तो इसमें ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा ओजोन, चौथा आता है सल्फर डाइऑक्साइड।
यह जो होते हैं वह फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन निर्मुक्त होते हैं। तो इसमें आपके चारों ही जो होते हैं वह निर्मुक्त होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो ये किसके लिए है। ऑप्शन ए जल में रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए। ऑप्शन बी वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए। ऑप्शन सी जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। और ऑप्शन डी उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए होता है। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आता है कि प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचार तकनीक या बायो रिमेडिएशन तकनीक के कौन कौन से लाभ हैं। तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। दूसरा आता है कि कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। तीसरा आता है कि जैवोपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका पहला और तीसरा जो कथन है वह सत्य है, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आता है कि पारी और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो इससे आपका मिनी माता या ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक में स्मॉग आता है, जो कि स्मोक और फॉग से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला आता है कि निलंबित कणकीय पदार्थ में ठोस एवं निम्न वाष्प दाब वाले द्रव कण आते हैं जिनका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। और दूसरा आता है कि एसपीएम पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बाधित करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन सी है, क्योंकि पहला दूसरा कथन इसमें सत्य है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि ऑयल जैपर बैक्टीरिया तेल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन को खाकर उसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। दूसरा आता है कि स्मीकर तेल अधिप्लावन को नियंत्रित करने की एक यांत्रिक विधि है। तो इसके अंतर्गत सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत जो उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि जल का तापमान पर बढ़ने से डीओ की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा आता है कि दाब एवं लवणता डीओ में कोई संबंध नहीं होता, डी सॉल्ड ऑक्सीजन में कोई संबंध नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत उत्तर देना है। तो इसमें पहला आपका सही है, तो ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट आता है इसमें सूची 1 और 2 सुमेलित करने के लिए दी गई है, जिसमें वायु प्रदूषित और प्रभावित अंग हैं, जिसमें आपका वायु प्रदूषक एस्बेस्टस मस्तिष्क, सीसा, उदर, पारा, फेफड़ा और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं हैं। तो आपको सुमेलित करके बताना है। तो इसके अंतर्गत जो आपको सुमेलित किया जाए तो इसमें एस्बेस्टस जो होता है वह फेफड़ों से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, मतलब कि प्रभावित करता है। सीसा जो होता है वह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पारा उदर को प्रभावित करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। इसके साथ ही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक पाए जाते हैं। पहला ऑर्सेनिक, दूसरा सार्बिटोल, तीसरा फ्लोराइड, चौथा फॉर्मेल्डिहाइड, पांचवा यूरेनियम। तो इसमें सही कूट की पहचान करनी है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें पहला, तीसरा और पांचवा जो होते हैं वह भारत में पानी के जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पहला कथन आता है कि तेल अधिप्लावन या ओएल स्पिल्स सागरीय जीवों के गिल्स एवं पंखों का आवरण बनाकर उनके श्वसन एवं गति में बाधा उत्पन्न करती है। दूसरा आता है कि समुद्री प्रदूषकों के अपघटन से ऑक्सीजन की मात्र आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें केवल एक सही होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुलता है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है पेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी आता है ओजोन। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि हमारे देश में शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किन पर विचार लिया जाता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड और पांचवा मीथेन। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सत्य है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, चौथा तीसरा आता है सल्फर के ऑक्साइड। तो उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होती हैं। तो इससे आपकी तीनों ही गैसें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से सही है।
पहला कि बेसल कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि ई अपशिष्ट के दो देशों के बीच स्थानांतरण को प्रतिबंधित करती है। दूसरा आता है कि भारत में महाराष्ट्र सबसे अधिक ई अपशिष्ट का उत्पादन करता है। तीसरा आता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के मुख्य स्रोत सरकारी एवं निजी औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनका सम्मिलित योगदान कृषि अपशिष्ट का उत्पादन का 70% करना है। तो इसके अंतर्गत बताना है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट आता है कि पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों पर असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। तो इसमें पहला बेरिलियम, दूसरा कैडमियम, तीसरा क्रोमियम, चौथा हेप्टाइस क्लोर, पांचवा पारद, छठा सीसा और सातवां प्लूटोनियम है। तो इसमें आपका छठे को छोड़कर ये स्टार्टिंग की 6 जो है वह तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि प्रकाश रासायनिक धूमकेतु का प्रमुख घटक धरातलीय ओजोन होती है। दूसरा आता है कि धरातलीय ओजोन के बनने से सूर्य के प्रकाश की कोई भूमिका नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सही होगा कि इसमें पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषकों में कौन सा रक्तधारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है। तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है रक्तधारा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल एवं समुद्र में उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों तेल विलायकों द्वारा प्रदूषित होते हैं उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह जो प्रक्रिया है वह जैव उपचार या बायो रिमेडिएशन की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट आता है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कि ये पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाते हैं। दूसरा, ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। तीसरा, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। और चौथा, यह कैंसर पैदा करता है। तो इसके अंतर्गत आपको सही कथन बताना है। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा सही है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। पहला कि सल्फर के ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंतर्गत जो चारों हैं वो चारों ही हैं जो इसके अंतर्गत निर्मुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है, उसका जल में क्या होता है। ऑप्शन ए खनिज प्राप्त कर रहा हो, ऑप्शन बी गैस प्राप्त कर रहा हो, ऑप्शन सी जो होता है इसके अंतर्गत आता है सीवेज से प्रदूषित हो रहा हो, और ऑप्शन डी एट्रोफिक है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानकों एवं एक वाहन के उत्सर्जन में सीमा निर्धारित करने की पैकेज प्रदर्शित करते हैं। तो यह निम्नलिखित गैसों में से किसके अंतर्गत आच्छादित है। तो इसमें ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डीजल इंजनों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये ऑप्शन ए या निम्न और उच्च तापमानों के कारण मोनोऑक्साइड की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी या निम्न और उच्च तापमानों के नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी या निम्न तापमान पर कार्बन मोनोऑक्साइड और उच्च तापमान पर नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करता है। और ऑप्शन डी या निम्न तापमान पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और उच्च तापमान पर कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करता है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटकीय प्रदूषक है। तो इसमें जैव अपघटकीय प्रदूषक आपका सीवेज है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित ईंधनों में से उनमें प्रयुक्त प्रत्येक के 1 किलोग्राम के ज्वलन द्वारा कारित वायु प्रदूषण के ह्रासमान अनुक्रमण में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो ह्रासमान अनुक्रमण है इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी है, जिसमें डीजल, पेट्रोल और सीएनजी आता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित राज्यों में किस एक में एक अपशिष्ट सर्वाधिक पंजीकृत और पुनःचक्रण या उद्ध्वंसक है। तो यह जो आपका प्रदूषण है वह कर्नाटक में है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है। ये आपका 2016 में CAPF में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके आधार पर ये कर्नाटक है और वर्तमान में इसका भी चेंज हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है। तो ये आपका लाइकन जो है वह एक संकेतक पौधे के तौर पर कार्य करता है। यहाँ पर ये आपका सेशन फिनिश होता है। इस सेशन के अंतर्गत आपके जो मेजर टॉपिक थे उसको पर्यावरणीय प्रदूषण के उनको कवर किया। उनको कवर करने के आपके जो भी क्वेश्चन इसके से बनते थे प्रीवियस ईयर में, और कुछ इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उनको सॉल्व किया। आप इस श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसमें और भी बेहतर वीडियो लाए जा सकें, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लाए जाएँ।
कि अभी आपका पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी चल रहा है, फिर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो आपके सभी सब्जेक्ट लाए जाएँ। तो इसके लिए आपको करना है कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं भी इसको बनाने में, क्योंकि मुझे बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिस तरीके का नोट्स बनाओ फिर उसको प्रिपेयर करो, उसके बाद आपको दो, तो इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो आप इसको अगर शेयर नहीं करते हो या फिर ये नहीं चलती है तो उससे एक डीमोटिवेशन होता है। तो इसको आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।